क्या कर रहे हो यार? क्या कर रहे हो भाई? इधर आओ। बंद करो, सब बंद, सब बंद, अरे सब भैया, बंद। पॉडकास्ट काम होगा नीचे, पॉडकास्ट चलेगा। चलो भाई पॉडकास्ट करते हैं। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के प्रत्याशी और फेसबुक पे काफी ज्यादा पॉपुलर प्रदीप तिवारी जी, कौन कौन से नेता थे जो आपके साथ थे? कोई नहीं था। तो आप इस लाइन को कोट करते हैं कि नेताओं से बड़े अधिवक्ता हैं इस समय। बिल्कुल। एलएलबी कहाँ से हुई आपकी? ये मैं कानपुर यूनिवर्सिटी से हुई है। तो आपके आइडल कौन है? बड़ा सवाल है। कभी भी लगा नहीं कि मैं किसी को अपना आइडल मानूं। और जब आप अधिवक्ता बन रहे होंगे तो आपने किसी को तो आदर्श माना होगा कि हाँ, इनके जैसा वकील मैं बनना चाहता हूँ। ना। और संविधान को फॉलो करते हुए लोगों की सुरक्षा करना भी आपका काम है। बिल्कुल, नो डाउट। तो फिर आपने PIL दर्ज करना क्यों नहीं सही समझा और आपने एक वीडियो जारी कर दिया कि जो टोल मांगे उसे ठोक दो? एक अधिवक्ता को बुरी तरीके से मारा गया, मतलब जो अच्छा ही था, वो मुझे लगा कि ये उचित नहीं है। तो उसी के एक दिन बाद मैंने एक नारा दिया, टोल मांगे ठोक दो, नहीं तो हाथ पैर तोड़ दो। आपको नहीं लगता कि टोल टैक्स मांगना टोल कर्मचारियों का अधिकार है? ऐसी कोई तो बात रही होगी जिसकी वजह से बात हाथापाई तक पहुंच गई। देखिए, मैं वहाँ था नहीं, नाराजगी मुझे भरे थी और इसी मजबूती के साथ आप सॉरी कहने गए थे। मैं जा नहीं पाया था। मैं उस दिन हाउस अरेस्ट हो गया था, घर पे मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था। इस तरीके से सॉरी कहने गए कि टोल टैक्स वाले ही भाग गए। आपने आवाज उठाई कि टोल टैक्स नहीं देना चाहते हैं, डिफेंस के लिए ऑलरेडी छूट है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि फिर हर एक डॉक्टर भी कहेगा कि मुझे इमरजेंसी है, पुलिस वाला कहेगा मुझे ड्यूटी पे जाना है, अधिवक्ता कहेगा हम पावरफुल हैं। देखिए, हम लोग न्यायालय के अधिकारी हैं, ये संविधान मानता है। अगर सिपाही या पुलिस वाला की छूट है तो हम लोग को वही होना चाहिए। क्या कोई गरीब तबके का इंसान अगर आपसे मदद लेना चाहे तो फिर वो नहीं ले सकता? फिर मैं कर दूंगा, फीस ही नहीं लूंगा। दुआ करो कि सलामत रहे हमारी हिम्मत, ये एक चिराग 100 आंधियों पर भारी है। और एक ऐसी ही शख्सियत रखने वाले हमारे साथ मौजूद हैं, अधिवक्ता, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के प्रत्याशी और फेसबुक पे काफी ज्यादा पॉपुलर देवधर उर्फ प्रदीप तिवारी जी। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आभार। सर, असली नाम आपका जो है, जो हमने फेसबुक पे देखा, देवधर तिवारी उर्फ प्रदीप, ये सही है? देखिए, मेरा नाम प्रदीप धर तिवारी है और घर का नाम निकनेम सोनू है, सोनू तिवारी है। ये देवधर मेरा नाम मैंने खुद से रखा था। मैं हरियाणा था, एक मैच चल रहा था, वहाँ के जाट थे, उन्होंने कहा कि आपका नाम क्या है? मैंने कहा प्रदीप धर तिवारी। कहते तेरे नाम में दम नहीं है। तो मैं 3 दिन तक अपना नाम सोचता रहा कि मेरे नाम में दम नहीं है। तो मैंने खुद से नाम रखा कि मेरे दादा का नाम वासुदेव था, तो मैंने देव वहाँ से चुरा लिया और कर दिया देवधर। और आज के समय में सबसे फेमस नाम वही मेरा। बहुत शानदार। हमारी टीम आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर रही थी, जिसके दौरान हमें आपके एक पदयात्रा के बारे में पता चला। क्या है वो पूरी कहानी बताएंगे? पदयात्रा अधिवक्ता हित में थी। वो यात्रा 5 दिन की थी। उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता जिस तरह पीड़ित है, अन्याय हो रहा है, उन सब को लेकर मन में पीड़ा थी। कई बार कई तरह से ज्ञापन दिया गया था, उसका विरोध भी किया गया था। तो मुझे लगा कि अगर इस तरह सरकार नहीं सुन पा रही हम लोग की बात, तो आइए कुछ बड़ा किया जाए। तो पदयात्राएं हमेशा पूरे देश में चर्चा का विषय रही हैं, परिवर्तन लाती हैं, क्रांति लाती हैं। इसलिए मैंने पदयात्रा की थी। 5 दिवसीय पदयात्रा थी। 5 जिले होकर हम लोग जो है मुख्यमंत्री आवास तक गए थे और मुलाकात नहीं हो पाई थी। ज्ञापन दिया, सही मिला है। फिर यात्राएं होंगी, बड़ी यात्राएं होंगी। उस पदयात्रा के समर्थन में कौन कौन से नेता थे जो आपके साथ थे? कोई नहीं था नेताओं में, कोई भी नहीं? सिर्फ अधिवक्ता समाज था। हाँ। और मैं उसी में खुश था, वही मेरे साथ रहे। क्योंकि कभी कभी राजनीति एक विचारधारा होती है, तो मैं चाहता हूँ कि जब अपना खुद की विचारधारा है तो अधिवक्ता ही बहुत है, पर्याप्त है। जैसे नेता से बड़ा वही है, काली कोट। वाह। तो आप इस लाइन को कोट करते हैं कि नेताओं से बड़े अधिवक्ता हैं इस समय? बिल्कुल। देश को आज़ादी जब मिली थी तो उसमें अधिवक्ताओं की भूमिका बहुत बड़ी थी। हाँ। अब प्रॉपर्ली शुरू करते हैं शुरू से, जिसमें कि सबसे पहला सवाल ये होगा मेरा कि आपने अपनी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा कहाँ से कंप्लीट की? बचपन में जो याद है, थोड़ा बहुत याद है कि गांव में ही थे 1-2 तक। उसके बाद फिर पिताजी हमारे पुलिस में थे। अच्छा। हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए, इलाहाबाद आ गए। यहीं पूरी शिक्षा हुई है।
फिर जैसे बड़ा हुआ तो यूनिवर्सिटी की एक शाखा है ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, वहाँ से बीए किया, आगे एलएलबी किया, फिर अधिवक्ता बन गया। एलएलबी कहाँ से हुई आपकी? ये मैं कानपुर यूनिवर्सिटी से हुई है। अच्छा, और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे प्रैक्टिस करना शुरू किया? जी, यहाँ प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पिछले 10 साल से अपनी सेवा दे रहा हूँ अधिवक्ता के रूप में, लगातार लगा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। मेरा आय का स्रोत भी यही है, तो दोनों चीज़ चलती रहती हैं। तो आपके आइडल कौन है? बड़ा सवाल है। कभी भी लगा नहीं कि मैं किसी को अपना आइडल मानूं। खुद की विचारधारा थी, इसलिए कभी मेरे पिताजी थे जो कुछ थे, उनकी बचपन की ढेर सारी बातें जब समझ में आती है लगता है कि मेरे आइडल वही थे। समझने में देर कर दिया था। तो पिताजी लेकिन पुलिस में थे, और जब आप अधिवक्ता बन रहे होंगे तो आपने किसी को तो आदर्श माना होगा कि हाँ, इनके जैसा वकील मैं बनना चाहता हूँ। ना, राजनीतिक जीवन था। पिताजी मेरे बहुत नाराज थे मुझसे कि तुम यार क्या सोचे, क्या बन रहे हो, तुमको पुलिस अफसर बनना था, तुम कभी स्पोर्ट्स को चुने, कभी कुछ चुने, अब तो कुछ मेरी बात मान लो, हमें बताइए। तो कि राजनीति कर रहे हो, तो मेरा अपना मानना है, स्वयं का मानना है कि तुम अधिवक्ता बन जाओ। अच्छा, क्योंकि कल कोई घर आपका आएगा तो बोलेगा वकील साहब कहाँ हैं, कोई भी पुलिस अधिकारी आएगा तो यही बोलेगा वकील साहब कहाँ हैं। तो पापा ने मुझे प्रेरणा दी अधिवक्ता बनने के लिए। मतलब आप बनना चाहते थे नेता? मैं बनना बन गए अधिवक्ता। लंबा समय बीत गया है। मैं था क्रिकेटर और मेरी इच्छा थी कि मैं अपने जीवन में अच्छा बनूं क्रिकेटर, और उस सपने थे कि किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे आऊँगा, खेलूंगा और इंडिया का लोगो चेस्ट पर होगा। बहुत तमन्ना थी, लगभग 9-10 साल खुद को बहुत तपाया। टाइमिंग थी हम लोग की सुबह 5 बजे से शाम को 5 बजे तक हम लोग प्रैक्टिस करते थे। अच्छा, मेहनत करते थे, और सिर्फ एक ही सपना था कि बहुत बड़ा प्लेयर बनना है, बड़े होकर बड़ा प्लेयर बनना है। लेकिन वो सपना अधूरा रह गया। लेकिन हाँ, वहाँ से कुछ सीखा कि कभी भी हार न मानिए अपने जीवन में आप, क्योंकि प्रभु कुछ न कुछ आपको देता रहता है। मैं भगवान पे बहुत भरोसा करता हूँ। तो मेरा अपना मानना, जो उम्र का अनुभव है कि सब कुछ तय तो है, नो डाउट, पर जहाँ आप जाइए अपना पूर्ण रूप से कार्य करिए, मेहनत करिए ईमानदारी से, प्रभु आपके पीछे बैकअप देगा आपको। बिल्कुल। तो क्रिकेट के लिए कहीं कोचिंग ले रहे थे आप? हाँ, इलाहाबाद में शुरू किया था, गुजरात गया, सौराष्ट्र था, 4 साल सौराष्ट्र में कोचिंग की, खेले, लेकिन प्रभु कुछ और मंजूर था। अब जहाँ है खुश है। वाह। संविधान को फॉलो करना आपका काम है? बिल्कुल। और संविधान को, देश में सभी को संविधान को फॉलो करना चाहिए। और संविधान को फॉलो करते हुए लोगों की सुरक्षा देना भी या सुरक्षा करना भी आपका काम है? बिल्कुल, नो डाउट। तो फिर आपने PIL दर्ज करना क्यों नहीं सही समझा, और आपने एक वीडियो जारी कर दिया कि जो टोल मांगे उसे ठोक दो? जानकारी का अभाव है आपको, जो है पूरा पाइएगा, अन्यथा मत लीजिए। जी बिल्कुल, आप बताइए। ऐसे होते हाँ, जो मुझे नहीं जानकारी, इसीलिए आपको बुलाया गया है, आप बताइए। टोल मांगे ठोक दो तो बाद में हुआ, उसके पहले एक पदयात्रा हुई थी। उस पदयात्रा में हम लोगों ने मांग किया था कि टोल टैक्स माफ कर दिया जाए उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं का। 5 दिन की पदयात्रा चली, पूरे प्रदेश ने आवाज किया, हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया मुख्यमंत्री जी के आवास पे जाकर, आश्वासन मिला कि इस पे कार्य किया जाएगा। उसी बीच बाराबंकी, शायद हैदरगढ़ टोल प्लाजा था, एक अधिवक्ता को बुरी तरीके से मारा गया। मतलब जो अच्छा ही था, वो मुझे लगा कि उचित नहीं है। तो उसी के एक दिन बाद मैंने एक नारा दिया, टोल मांगे ठोक दो, नहीं तो हाथ पैर तोड़ दो। ये नारा का उद्देश्य किसी कहें तो आवेश में मैंने बोला था, और नारा सुर्खियाँ बन गई, और उस दिन मुझे पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। मैं पूरा दिन अपने घर पे था, पुलिस बैठी थी। कि जब मैं नेक्स्ट डे निकला तो उसी दिन वो मामला याद आ गया, तो मैंने टोल पे तुरंत जो है टोल नहीं दिया। और अब मैंने पीड़ा दी तो गुस्से में तरह मैंने कहा कि आज के बाद उत्तर प्रदेश में टोल नहीं लगेगा, और उसी गुस्से में उस बैरे को धक्का मार दिया, और पूरे देश ने उसको देखा। काफ़ी TRP मिली उस पर मुझको, वो लोगों ने शाबाशी भी दिया, कुछ लोग निगेटिव कमेंट भी किए, लेकिन स्वीकार रहा मुझे सब कुछ हो। तो ठीक है, ये मामला तो चलिए मानता हूँ कि TRP की वजह से आ गया, जोश जोश में आपने लिख दिया, लेकिन आपको नहीं लगता कि टोल टैक्स मांगना टोल कर्मचारियों का अधिकार है, या उन्हें जो नियम के द्वारा दिया गया है पालन करने के लिए, वो वही अपना नियम पालन कर रहे थे?
ऐसी कोई तो बात रही होगी जिसकी वजह से बात हाथापाई तक पहुंच गई, क्योंकि बातों से तो बहुत सारे मामलों का हल निकल सकता है। देखिए, मैं वहाँ था नहीं, नाराजगी मुझे भी थी, परंतु आपने देखा होगा उसके बाद हमने कई जगह टोल कर्मचारियों से मैंने संवाद भी किया। मैंने फिर एक नारा दिया, संवाद करिए, विवाद न करिए। और जहाँ पहुँचे हम लोगों ने कहा कि आप टोल खोल दीजिए, मैं पैसा दूंगा। और ऐसा कई जगह मैंने प्रयास किया, उन लोगों ने नहीं लिया। हाथ जोड़ के निवेदन किया कि आप जाइए, आगे जाइए। और मेरा मानना है कि एक मुहिम थी, एक मैसेज देना था टोल कर्मचारियों को या टोल पे जो लोग हैं या सरकार को, मतलब कि हम लोग अधिवक्ता कमजोर नहीं है। बस मुहिम थी, अस्थायी मुहिम थी, हम लोग टोल नहीं दिया। पूरा चुनाव बीत गया, हम ये अब तक अभी तक मैं टोल नहीं दिया। लेकिन ये स्थायी व्यवस्था नहीं है, इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो लोग सुन पा रहे हैं मुझे, संवाद करिए, विवाद न करिए। कोई सरकार का आदेश नहीं आया है टोल मत दीजिए, जहाँ हो सके वहाँ टोल दीजिए। अगर विवाद नहीं हो रहा है तो अच्छी बात, संवाद करिए। और इसी मजबूती के साथ आप सॉरी कहने गए थे। मैं जा नहीं पाया था, मैं उस दिन हाउस अरेस्ट हो गया था, घर पे मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था, मैं जा नहीं पाया। लेकिन जब आप लोग बाद में गए थे, काफी सारे अधिवक्ता गए थे, हाँ, लोगों ने वहाँ तो पे इस तरीके से सॉरी कहने गए कि टोल टैक्स वाले ही भाग गए। अच्छी बात है, काली कोट का जलवा कायम रहे, दमदारी की बात है, लोग भाग रहे, इससे अच्छा गया है। अच्छा, और ये जो हाउस अरेस्ट हुआ, क्या होता है हाउस अरेस्ट में? आप पे फिर पुलिस आती है, आपके साथ में बैठ जाती है, वो निवेदन करती है कि आप मत जाइए। वो भी निवेदन ही करती है? निवेदन नहीं करती है। ये अधिवक्ताओं के सामने काली कोट का तो ये फायदा है, कलयुग का कवच है भाई साहब। ठीक है, तो कलयुग का कवच है काली कोट, ये एक बहुत बड़ी सर लाइन बनने वाली है। मुझे लग रहा है इस इंटरव्यू के बाद ये लाइन फेमस होने वाली है कि कलयुग कवच काली कोट। यस, कह सकते हैं, कह सकते हैं, बिल्कुल। क्या बात। जो लोग पहनते हैं काली कोट, उनको भी गर्व होना चाहिए। काली कोट का सम्मान है, प्रतिष्ठा है, मान है, प्रतिष्ठा है, और पढ़ाई के बाद मिलती है। और ऐसा विषय कि यहाँ हर दिन पढ़ना पड़ता है जी। और जितनी पढ़ाइयाँ हैं, आप आईएएस बन जाएंगे, आईपीएस बन जाएंगे, परीक्षा पास किया आपने, बन गया आप, पर यहाँ हर दिन पढ़ना है आपको। सुबह आप जब आते हैं पढ़ के आते हैं, घर जाते हैं तो भी पढ़ते हैं। तो ये बहुत सम्मान का विषय है कि हम काली कोट के दीवाने हैं। अच्छा, पहले लोग कहते थे कि पुलिस की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, प्रशासन से लोग डरते थे। आपको नहीं लगता कि ऐसे अगर हाल चलता रहा तो आने वाले समय में लोग वकीलों के लिए भी यही बात कहेंगे? देखिए, हर चीज़ का दो पहलू होता है। मैं तो कहूँगा कि जो भी अधिवक्ता है, ऐसा कुछ न करे कि आम पब्लिक से डरे। और आपने हमेशा देखा हो, जब आम पब्लिक जहाँ फंसती है वहाँ अधिवक्ता ही खड़ा होता है उसके लिए। तो ऐसा करना ठीक नहीं है कि ऐसा माहौल बनेगा। तो न कहो दोस्ती, न कहो से बैर, हम लोग का अपना कॉन्सेप्ट है और हम लोग अपना काम करते हैं। नहीं, ये तो आपका है कॉन्सेप्ट, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर, लेकिन सामने वाला भी जब अधिवक्ताओं के साथ ऐसा करने लगे। नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ है समाज में। आम आदमी अधिवक्ता से बहुत खुश रहता है। आखिर में जब कोई नहीं खड़ा होता है, परिवार साथ छोड़ता है, सगा भाई साथ छोड़ देता है, पिता साथ छोड़ देता है, पत्नी साथ छोड़ देती है, तो काली कोट तो खड़ी होती भाई। तो कैसे कह सकते हैं शब्दों को। एक बार एक जज साहब से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि बेटा वकील तो कोई भी बन जाता है, अधिवक्ता बनने में जिंदगी निकल जाती है। ये उन्होंने कहा, ये बड़ी लाइन थी। इस बात को मैं चाहूँगा कि आप भी एक बार लोगों से एक्सप्लेन करते हुए समझाएं इस बात का मतलब। देखिए, उनका मतलब क्या था, मैं उससे विशेष बात नहीं करूँगा। ये कहूँ कि अधिवक्ता बनना आसान नहीं है, तपना पड़ता है, तपाना पड़ता है खुद को, जो है आसान नहीं है किसी क्लाइंट से फीस निकालना। इसलिए टफ। ये तो रहा सर फनी आंसर। क्या फर्क होता है अधिवक्ता और वकील में? मतलब दोनों शब्द तो एक ही इंसान के लिए प्रयोग किए जाते हैं। शब्दों का फेर है, दोनों एक ही होते हैं। वकील ऐसी कील है जहाँ डाल दे निकाल, कोई निकाल ना पाएगा। ठीक। और अधिवक्ता कह सकते हैं प्रॉपर प्रैक्टिस करता है। दोनों शब्द एक ही है, मतलब फनी अंदाज में कह सकते हैं। अधिवक्ता का मतलब है कि आपकी बातों को अच्छे से रखना। अधिवक्ता एआईबी में बिना रजिस्ट्रेशन के जो छात्र काली कोट धारण करते हैं, वो कई बार अपने कोट का गलत इस्तेमाल करने लगते हैं, पावर दिखाने लगते हैं, और उसमें कई अधिवक्ता उन्हें संरक्षण भी देते हैं। ये कहाँ तक सही है? देखिए, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा है तो इंटर्नशिप जो बच्चे आते हैं नए वाले, यही पास करते हैं, इंटर्नशिप में रहते हैं, उनका बैंड की जगह टाई होती है, कोट होता है। तो अगर इस अपने वेशभूषा में तो गलत तो नहीं हो सकता है। अगर गलत करते हैं, मतलब आप उसका समर्थन करते हैं? नहीं, हम समर्थन गलत नहीं कर रहे हैं।
से आपने कहा यही परीक्षा पास कर लेते हैं बच्चे, तो उसके नहीं, जो बाद बिना पास किए, तो जो अभी सिर्फ एलएलबी में एडमिशन लिए, उनकी बात कर रहा हूँ। इंटर से भी बच्चे करते हैं, कुछ बच्चे हाँ। अपने किसी से, उसके परिवार में कोई अधिवक्ता है तो उन्होंने बता दिया कि आप चलो शुरू कर दो अभी से, हाँ। तो इंटर से भी आप कर सकते हैं। आप बैंड की जगह टाई पहनिए और सीखिए, सीखना तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें किसी और की जमीन को हथियार लेना एकदम गलत है, गलत है। बिल्कुल। तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे जो अपने कोर्ट का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और नाम भी देखिए, खराब कर रहे हैं, सिर्फ- जाहिर सी सिर्फ बात है। काली कोट ही नहीं, हर पेशे में से लोग हैं। हाँ। उनको आप ये नहीं कहीं कहेंगे कि आप सिर्फ काली कोट में से लोग हैं, हर पेशे में से लोग हैं, वो अपवाद हैं और उचित नहीं है। नहीं तो बाकी लोगों के लिए तो आप लोग बैठे ही हैं। नहीं, बाकी का तो नहीं कहेंगे हम किसी के बारे में, क्योंकि ये आप हम लोग जिस मंच पे हैं, एक बड़े मंच पे हैं, जी तो मेरा मानना है कि अपवाद हर जगह है। जी। सीधा अधिवक्ता पे जोड़ देना या काली कोट जोड़ना उचित नहीं है। अब जो लोग ऐसा करते हैं उचित नहीं है। आप अधिवक्ता हैं, आपको दायित्व और बढ़ता है कि आप ऐसा काम ना करिए। जी। फेसबुक पे आपके फॉलोअर्स ग्रेजुअली बहुत तेज 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 बढ़ रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे? सच बताएं तो फेसबुक जो है ना, हम अब सीख लिए चलाना बहुत अच्छा, पहले आता नहीं था, अच्छा। पहले बहुत कम यूज करते थे। इधर मुझे जब लगा, मुझे एक अनुभव मिला कि ये दुनिया जो है कहीं ना कहीं ऑनलाइन हो रही है, डिजिटल हो रही है। हमने मतलब बहुत पहले वो संघर्ष किया है। थोड़ा 2014 में मैं अपना बनाया था संगठन नव निर्माण मिशन, उसके नेतृत्व में मैंने विधानसभा घिराव किया, तो मुझे कोई नहीं जाना। जी। पर फेसबुक से पूरा देश प्रदेश जान रहा है तो अच्छा लगता है, इसलिए मैं भी उस पर काम कर रहा हूँ। मैं भी उस पर डालता हूँ फोटो, अपनी गतिविधियाँ डालता हूँ, लोग देखते हैं। गोपाल जी आपके काफ़ी करीबी रहे हैं, जिनकी आखिरी कॉल की वीडियो आपने फेसबुक पे जारी किया था। क्या लगता है उनके साथ जो एक्सीडेंट हुआ वो वाकई में एक्सीडेंट था? देखिए, प्रभात जी अधिवक्ता थे, मेरा भी उनसे नया नया परिचय हुआ था, जानते थे बाई नेम बाई फेस, लेकिन कोई अच्छा पुराना संबंध नहीं था। पर घटना जो घटी उसके बाद मुझे लगा कि ये भी काली कोट के सिपाही थे। प्रथम दृष्टता है एक्सीडेंट, बाकी जांच का विषय है। ओके। जिस हिसाब से वकीलों के नाम कई बार कई मामलों में आ रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि बीते दिनों में कुछ अधिवक्ताओं की मौत की संख्या या खबर कह लीजिए सुनने में आई है? जैसे अभी कुछ दिन पहले एक दुबे जी, सुराव तहसील से जुड़ा हुआ उनका नाम था, उससे पहले एक मेरठ का केस आया था। तो आपको ये नहीं लगता कि ये एक्सीडेंटल केस नहीं है, ये सुनियोजित मर्डर हो सकता है? अब ये काम पुलिस का है और उनके परिवार का है कि उसके पीछे का कारण क्या है। लेकिन जो प्रभात की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके परिवार ने दिखाया भी है कि घटना हुई है एक्सीडेंट से, जी। और जो घटना यहाँ हुई दुबे जी वाली सुराव के थे, वो भी एक्सीडेंट ही थी। मेरे को मुझे आइडिया नहीं है, इसलिए मैं कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि ऐसा उनका परिवार ही बता सकता है कि घटना के पीछे का सच क्या है, राज क्या है, मैं नहीं बोल सकता हूँ। एक बार फिर से मैं टोल टैक्स वाले मामले पे बोलना चाहूँगा कि आपने आवाज़ उठाई कि टोल टैक्स नहीं देना चाहते हैं, डिफेंस के लिए ऑलरेडी छूट है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि फिर हर एक डॉक्टर भी कहेगा कि मुझे इमरजेंसी है, पुलिस वाला कहेगा मुझे ड्यूटी पे जाना है, अधिवक्ता कहेगा हम पावरफुल हैं, तो ये गलत है। देखिए, हम लोग न्यायालय के अधिकारी हैं, ये संविधान मानता है। अगर सिपाही या पुलिस विभाग की छूट है तो हम लोग का वही होना चाहिए, क्योंकि हम लोग न्यायालय के अधिकारी हैं और ऐसा संविधान मानता है। नहीं, हम पद पे बड़े हैं। सिपाही या पुलिस वालों के लिए छूट नहीं है, केवल डिफेंस, जिसमें शायद इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी वालों के लिए छूट है, जिसमें सीआरपीएफ, आरपीएफ जैसे लोगों के लिए भी छूट नहीं है। तो अधिवक्ताओं के लिए छूट क्यों होना चाहिए? भाई, हम न्यायालय के अधिकारी हैं, संविधान मानता है तो छूट दीजिए। है भी तो आपको ये नहीं लगता कि फिर जो सुविधाएं हाईवे पे हमें मिलती हैं टोल के द्वारा, कई बार फिर अगर गड्ढे मिलेंगे, निर्माण सही से नहीं होगा या कुछ भी, पेट्रोल खत्म होने पे जो कॉल करते हैं, एक्सीडेंटल केस में आप कॉल करते हैं, वो सारी सुविधाएं कैसे सरकार दे अरे आप पाएगी? रोड टैक्स तो ले ही रहे ना, रोड टैक्स और टोल टैक्स, मेरा अपना मानना है। और कई फंडिंग है, पर सरकार के पास बहुत पैसा है, और अधिवक्ता एक ऐसा स्तंभ है जो सदैव समाज के खड़ा रहता है। इसलिए छूट मिलती तो उनकी बुराई नहीं है। हम विजिट करते हैं, नए बच्चे आते हैं, जाते हैं, विजिट करते हैं, पैसा खर्चा होता है, बस नहीं होता है। 5 लोग मिलकर गाड़ी चलाते हैं,
तो 300 रुपये टोल टैक्स देना है। तो टोल तो कभी कभी क्रॉस करना पड़ता है ना? नहीं, हर हफ्ते क्रॉस करते हैं, जब बीजेपी जाते हैं हर हफ्ते जाते हैं। तो क्या दिक्कत है, हफ्ते में एक बार अगर क्रॉस करना है आप पैसे दे सकते हैं। देखिए, कर तो कुछ भी सकते हैं, जी। लेकिन सरकार की सुविधाएं हैं, हम मांग कर रहे हैं, अपने लिए अपने हित में मांग कर रहे हैं। मैं नेतृत्व कर रहा हूँ वकीलों का, तो मैं उनके हित की बात करता हूँ कि मैं टोल टैक्स माफी चाहता हूँ। आपने बोला सरकार के पास बहुत पैसा है, नो डाउट। तो बिना टैक्स दिए पैसा कैसे होगा? कई कई माध्यम टैक्स के हैं, केवल अधिवक्ता से टैक्स लेंगे तो क्या सारी सुविधाएं पूरी हो जाएगी? हम रोड टैक्स ऑलरेडी दे रहे हैं भाई, गाड़ी ले रहे हैं उसको जीएसटी तुरंत पेड कर रहे हैं, आप तुरंत रोड टैक्स ले रहे हैं, सब कुछ तो आप ले रहे हैं। क्या अधिवक्ता आपकी नज़र में बहुत साधारण व्यक्ति तो है नहीं, आप खुद मानते हैं, एक दूसरे को अक्सर बोलते रहते हैं। इतनी बिल्डिंग दी है हम लोग को, एक्सेप्ट किया, खुशी की बात है। ऐसे टोल टैक्स भी माफ कर देंगे और खुश होंगे हम लोग, वोट करेंगे उनको, उनके समर्थन बोलेंगे। बाकी जगह नियमों का पालन करते हैं अधिवक्ता? हर जगह करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, नो डाउट। अक्सर आपने देखा होगा अधिवक्ता समाज बहुत बौद्धिक होता है और हर जगह नियम से रहता है। और अक्सर मैंने ये भी देखा है कि प्रयागराज शहर में अधिवक्ता मोस्टली हेलमेट नहीं लगाते। तो आम आदमी कहाँ जाता है? आम आदमी का चालान कटता है तो उसका भी करता है, ऑनलाइन हो गया है। वकील सब कह देते हैं भाई काट लो, दे देंगे बाद में, जानते आएगा तो मेरे पास ना। तो ये गलत नहीं है? गलत कहाँ है? आएगा लोग अदालत दे दिया जाएगा, लेकिन मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, लगाना चाहिए। लगाना चाहिए, वो उनकी सुरक्षा के लिए है हाँ ना? बिल्कुल, सुरक्षा हम अगर- चाहिए। मेरा मानना है खुद लगाइए, परिवार लगाए, बच्चे भी लगाए, क्योंकि एक्सीडेंट होगा सबका तो होगा। वो अधिवक्ता नहीं देखेगा, वो आपका व्यवसाय नहीं जानता है। देगा। वो लगाना चाहिए, वो मैंने मतलब अलग विषय मजाक में कह दिया गया शब्द है वो, लेकिन अक्सर रंगबाजी भी जरूरी है ना। लेकिन रंगबाजी कई बार हानिकारक हो सकती इसलिए मैं है। कहा ना कि पहनिए, चेतावनी। सुरक्षित रहिए, हेलमेट पहनिए। ठीक है। जो बच्चे अधिवक्ता बनना चाहते हैं, जो छात्र एलएलबी में एडमिशन लेना चाहते हैं या ले लेते हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? शुभकामनाएं उनको दूंगा और आइए हमारे साथ अधिवक्ता समाज का हिस्सा बनिए, मजबूत होंगे आप और आपका व्यवसाय बढ़ेगा। बढ़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, व्यवसाय बढ़ेगा। जब आएंगे आप तो कुछ अर्निंग करेंगे ना काली कोर्ट में। आप मामले पूरे प्रदेश में होते रहते हैं, आप ये अधिवक्ता बनिए, शुभकामनाएं आपको। आप आइए, फीस लीजिए, अच्छी फीस, हम लोग फीस अच्छी लेते हैं। अच्छा, इतने सारे वकील हैं जिसमें कि टॉप रैंकिंग तक जाने वाले बहुत कम होते हैं, और बहुत सारे लोगों की हालत ऐसी भी देखा गया है कि उनकी रोजी रोटी उतनी मजबूत नहीं चल रही होती। देखिए, मेहनत करना पड़ेगा आपको। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम करते हैं तो अपने क्षेत्र में आप मेहनत करिए, लोगों से जुड़िए, बताइए मैं अधिवक्ता हूँ। अगर आप हाई कोर्ट प्रैक्टिस करते हैं तो आप विजिट करिए, माध्यम है। हम लोग फीस देते हैं, अच्छी फीस देते हैं। हम तो कह देते हैं अगर फीस नहीं तो भाई मेरे पास मत आइए, या आप कुछ मत दीजिए या बड़ी फीस दीजिए। मेरे पास रुपये कम रहते हैं, मैं फीस भी कम नहीं लेता हूँ। आप तो अक्सर आंदोलन में पाए जाते हैं। नहीं, बात सच है, रहते आंदोलन में है। तो लोग आपको मतलब कैसे चुनते होंगे? मतलब आपको क्लाइंट्स मिलते हैं, आपके पास टाइम रहता है केस लड़ने के लिए? भाई मेरा टारगेट रहता है, मैं साल में जो है सोचता हूँ 20 केस रहे बस, पर 1.5 लाख रुपये फीस भी रहे। मतलब 20-22 केसेस में साल भर का काम हो जाए, हो जाता है। बाकी टाइम आंदोलन। और बाकी टाइम क्योंकि राजनीति करना है तो दिन भर अगर व्यस्त रहेंगे तो अधिवक्ता को समय कहाँ दे पाएंगे। भाई इस साल मेरे पास 15 केस आए, अच्छा, मैंने सबसे फीस लिया। तो 15 केस यानी कि 15 लाख प्लस 7.5 लाख, है ना? लगभग 22.5 लाख का आप बिजनेस कर चुके हैं। ये नहीं रहूंगा, ये प्राइवेसी है मेरी, ये नहीं। ठीक है। आपके फेसबुक के अबाउट में लिखा हुआ है, फेसबुक प्रोफाइल में, कि संघर्ष विरासत में मिली है हमें। इसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि समान परिवार से थे, पिताजी हमारे 4th क्लास सिपाही थे। तो शुरू से मैं देखा है कि उस समय तनख्वाह बहुत कम हुआ करती थी। अक्सर मेरे पिताजी ने कहा था कि मैं आपको अच्छा खिला दूंगा, अच्छा पढ़ा दूंगा, बाकी आपको आगे करना है जो करना है। और उन्होंने बहुत अच्छा किया। इंटर के बाद से जो उन्होंने कहा ना फीस जमा करेंगे और ना घर से पैसा देंगे, आपको से व्यवस्थाएं करिए। वो उस समय बहुत खराब लगा कि पापा हमारे कैसे हैं, सबके पापा को मनी देते हैं, मेरे पापा नहीं देते हैं। पर आज तक लगता है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो उन्होंने अपना हाथ खींचा तो मैं बहुत आगे बढ़ गया था। क्या बात है, इसलिए वो संघर्ष मिला विरासत में। ये असली मोटिवेशन है युवाओं के लिए जो लोग सुन पा रहे हैं, जिसके भी जो गार्जियन भी जो है, मैं कहता हूँ एक समय होता है बच्चे की आप हेल्प करिए।
11 तक कर दीजिए, 12 तक कर दीजिए, बहुत अगर आप अच्छे लगता है कि मेरा बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है तो BA तक कर दीजिए, आप ग्रेजुएशन कर तो भी करना कर दीजिए। लग रहा है कि ये हमारे हाथ से निकल ना जाए तो छोड़ दीजिए, ताकि वो कुछ अच्छा करे, अर्निंग करेगा, उसका हार्मोन लेवल बढ़ेगा। तो पापा ने अच्छा किया था मेरे, नहीं दिया पॉकेट मनी, आज मैं इस लायक हूँ कि कुछ बड़ा कर सकता हूँ। अभी जो मनकामेश्वर मंदिर में पुजारी के साथ हाथापाई हुई वकीलों की, वो क्या था? देखिए, आजकल बड़ा खराब समय चल रहा है। जो आपने नहीं किया, फेसबुक के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम दिखाया जाता है। वो घटना घटी उचित नहीं थी, मैं मानता हूँ कि वो घटना उचित नहीं थी, परंतु उसके पीछे की सच्चाई जो है वो भी उचित नहीं है। तो आप बताइए पूरी घटना क्या थी? इस समय बताना मैं उचित नहीं समझूंगा, लेकिन मैं इतना बता दूं आपको कि एक अधिवक्ता साथी हैं, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे परिवार से हैं, इसलिए नाम नहीं लेना चाहता हूँ किसी का। उनके यहाँ उनकी मम्मी बेड पे हैं, बीमार हैं, तो जॉब चल रहा था उनके घर का, तो 5वां दिन था। वहाँ के पुजारी भी नहीं थे, भले भगवा बने थे, वहाँ के भंडारी थे। मतलब आपका काम है, भंडारी का मतलब होता है कि आप सब्जी लाइए, आलू लाइए, आप ट्रस्ट के लोग भंडार देखना। हाँ, भंडार देखना। लगातार उनके जाप में बाधा बनना, बार बार जगह कराना कि आप यहाँ बैठिए, वहाँ बैठिए, क्योंकि जाप जब बैठती है, महामृत्युंजय जाप जब होता है तो आदमी उठता नहीं, जब तक चलता है, 1 घंटा 2 घंटे भी चलता है। बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। उनकी पत्नी या बहन से जबरदस्ती कहे कि आप बाहर बैठिए, बाहर पूजा करिए, तो ये फिर आप मंदिर परिसर हिस्सा नहीं सकते हैं। फिर आप धार्मिक स्थान पे ऐसा कार्य करेंगे तो आपकी समझदारी मर चुकी है, फिर आप केवल पैसा देख रहे हैं। अब हर चीज की एक सीमा होती है बर्दाश्त की। जब सीमा क्रॉस कर गए तो वकील साहब भी गुस्से में आए, अपना वहां पहुंचे। गुस्से में जो होता है तो फिर हो गई मारपीट गुस्से में। नहीं, मतलब गलती उनकी थी पूर्ण रूप से, और वो गलती इतनी बड़ी गलती है कि वहाँ के लोग बता रहे थे कि जो वहाँ के भंडारी हैं अक्सर दुकानदार से विवाद करते हैं, जो गुब्बारा बेचता है उससे विवाद करते हैं, सफाई कर्मचारी से विवाद करते हैं, तो उसकी आदत ये है। उसका बैकग्राउंड पता करना चाहिए, वो जांच का विषय है। ऐसे लोग मंदिर परिसर में अगर होंगे तो मुझे लग रहा है कि प्रदेश के जो मुखिया संत उनकी छवि खराब हो रही है। नहीं तो ये जरूरी था, फिर मारपीट नहीं, मतलब इस बात का जानना, लोगों को बताना बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी, इसलिए मैंने ये सवाल किया, क्योंकि अति आवश्यक है। हाँ, लोग आधी अधूरी बात जानते हैं, और एक पक्ष देखने के बाद दूसरा पक्ष भी सुनना जरूरी होता है। ये समाज के लिए एक मीठा जहर है। बहुत निर्दोष इस तरह फंस जाते हैं, और लोग आजकल तो जो ऑनलाइन ट्रायल कर देते हैं, गोली मार दो, एनकाउंटर कर दो, फांसी दे दो, पर उसके पीछे का और सच जानना अति आवश्यक है। पिताजी आपके पुलिस में थे, फिर भी अक्सर आप पुलिस से भिड़ते रहते हैं, ये क्या वजह है? अच्छा सवाल है आपका ये जो है। पुलिस मेरा परिवार है, भिड़ते नहीं हैं, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। वो सड़क पे हमेशा लोग लड़ते भिड़ते रहते हैं, अपना ड्यूटी करते हैं, सेवा देते हैं। बहुत पुलिस वाले जांच ली जाती है अपने कर्तव्य निष्ठा को लेकर। मैं पुलिस के परिवार से हूँ, परंतु काली कोर्ट की लड़ना मेरा फर्ज है। वो अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ, बस इतना सा अंतर है। बाकी मेरे से कोई दुश्मनी नहीं है, वो भी मेरा परिवार ही है। वो ऐसा माहौल बनता है कि लड़ना पड़ता है, परंतु वो भी एक वर्दी है, खाकी वर्दी के सिपाही, हम काली वर्दी के सिपाही, बस इतना अंतर है बस। कई बार गलतियां वकीलों से हो जाती हैं, कई बार केसेस हो जाते हैं वकीलों के ऊपर, इसमें भी आप रिकॉर्ड होल्डर बन चुके हैं, इतने सारे केसेस। मेरे ऊपर मुकदमा राजनीतिक है ना, लेकिन है, एक्सेप्ट कर रहा हूँ, है 4 मुकदमे हैं और सब राजनीतिक मुकदमे हैं। उसमें से एक मुकदमा दुर्भाग्यपूर्ण, मेरे फादर इन लॉ एडमिट थे, गलत इलाज को लेकर विवाद हुआ, उस पर मुझ पर मुकदमा लूट लगा दिया गया था। ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि मैं खुद अधिवक्ता हूँ और मुझ पर चल रहा मुकदमा लूट का, जबकि नेचर ही नहीं बनता अपराध का वहाँ पे कि मैंने कोई अपराध किया। और उसके पहले 10 साल पहले मुकदमे मेरे ऊपर थे, 2 मुकदमे थे। वो लड़ाई वर्चस्व की थी,
मेरे भाई को मारा पीटा गया था। तो जाहिर सी बात है, अगर मेरे भाई कोई मारेगा तो मेरा फर्ज बनता है मारना। बिल्कुल। उस समय मैं अधिवक्ता नहीं था ना। ये है टीआरपी का क्वेश्चन। तो उस समय मैंने मारा। अगर अब मारपीट होगी तो अब कलम से होगी। अब कलम से होगी। कलम से होगी। उम्मीद रख सकते हैं, भरोसा कर सकते पूरी हैं। लड़ाई कलम से होगी। उसके बाद से मेरे को कोई मुकदमा नहीं। वही 2 मुकदमे 10 साल पहले थे, एक मुकदमा ही है मेरे ऊपर। तो कोई मैं देखिए अपराध नेचर नहीं बन रहा कहीं पे। मैं थोड़ी अपराधी ऐसा हूँ कि मैं रोज आए दिन चुनौती कर रहा हूँ, भाई रोड पे गोली चला रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं कलम का सिपाही हूँ। कलम और कागज के सिपाही हम लोग हैं, लड़ाई उसी से होगी। आपका नाम हर जगह चर्चाओं में रहता है, लेकिन आप अपने परिवार से अक्सर दूर पाए जाते हैं। परिवार का नाम कहीं भी साथ में नहीं आता है, ऐसा क्यों? परिवार को साथ लेके नहीं चलना पसंद करते? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। बहुत मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है ना कि बहुत टफ होता है। पर मेरी पत्नी इतनी अच्छी हैं कि वो मैंने चलती हैं, कुछ करने नहीं पड़ता है। तो कहते हैं कई बार कि कहीं चलेंगे बाहर, तो हम बोलते हैं यार वो चला है प्रोग्राम है, समझ जाती हैं। तो हमारी शादी को लगभग जो है 9 साल से ज़्यादा हो गया है। उस 9 साल में हम लोग केवल एक बार सिनेमा हॉल गए हैं बस। ठीक है। वो भी इस समय पिछले 2-3 महीने पहले मुझे लगा कि मैं पदयात्रा पे शायद पदयात्रा पे जाना था या कहीं चुनाव में जाना था। तो मैंने खुद से पत्नी को आज पिक्चर दिखाएंगे साथ में, खुद से कहीं पत्नी लोग पिक्चर देखे, साथ में बच्चे भी देखे। तो इस 9 साल में परिवार से मैं दूर नहीं रहता हूँ, लेकिन कह सकते हैं कि पब्लिक प्लेसेस पे थोड़ा अवॉइड करते हैं। पब्लिक प्लेस पे अवॉइड करना पड़ता है, उससे दूर रहता हूँ। कि लोग पहचान लेते हैं आपको जल्दी, इसलिए? ये तो बड़ी समस्या है। लेकिन अब पत्नी समझ गई है कि तो उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत या ये उनकी होगी- सेफ्टी के लिए आप उन्हें दूर- सेफ्टी कह सकते हैं कि पत्नी है, बच्चे हैं, स्कूल जाना रहता है, हम्म। और लोग बाई फेस न जाने ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि विरोधी भी बहुत हैं। विरोधी तो हैं, और जब कोई दिखता है विरोध तो उसके पीछे कई चीज़ें होती हैं। तो मन में एक डर भी रहता है परिवार को लेकर कि परिवार सुरक्षित रहे, क्योंकि हम तो सुरक्षित रहेंगे तो परिवार सुरक्षित रहेगा, और फिर परिवार सुरक्षित रहेगा तो मैं सुरक्षित रहूँगा। आपको ये नहीं लगता कि जो कहावत है घर का वेदी लंका ढाए, विरोधी बाहरी तो है ही, कई बार अधिवक्ताओं में भी आपके विरोध करने वाले होंगे? ये क्वेश्चन आपका जो है दिल छूने वाला है, दिल को छूने वाला क्वेश्चन है सच में। मंदिर परिसर में जो घटना घटी मनकामेश्वर। मनकामेश्वर में, हाँ। उसको निगेटिव रोल देने का पूरा श्रेय मैं दूंगा जो 80% जो कह सकते हैं, जो मतलब 80% वो आउट है, अधिवक्ता भी नहीं है। 20% को मैं अधिवक्ता मानता हूँ। तो काम क्या है? दाई करना, मकान कब्जा करना, हाँ। रील बनाना, थाने पे दाई करना। जिन लोगों ने, सबको नहीं कह रहा हूँ, लोग 20% अनजाने में कर दिए हैं, नहीं जान पाए, मुझे देख नहीं पाए। 80% जिन लोगों ने किया है उनमें से सभी लोग अधिवक्ता हैं। पर मेरा मानना है अधिवक्ता के रूप में बहरूपिया है। बार संज्ञान लें, ये वही लोग हैं जो अक्सर मकान कब्जा करते हैं। ये इसमें से बहुत ऐसे लगे हैं जो 4 साल 5 साल से ड्रेस पहन रहे हैं। 4-5 साल लंबा समय होता है। उनका रजिस्ट्रेशन 2025 में हुआ है, पर राजनीतिक जीवन है, मैं मौन रहता हूँ। मतलब ये छवि खराब करने का काम करते छवि हैं ना? खराब करने की साजिश थी। इस सब पे बाद में कार्य किया जाएगा। मौन रहना बहुत जरूरी राजनीति में है, क्योंकि सबका हिसाब होगा। हिसाब नहीं करूँगा मैं, हिसाब नहीं करूँगा किसी का। हाँ। प्रभु सब देखता है। हाँ। जब कभी ये फंसेंगे तो उनकी सच्चाई सामने आ जाएगी समाज में कि कौन लोग हैं जो मेरी छवि खराब करना चाहते हैं। एक कहावत है ना, जले भुजे हैं सब जो है। जान लीजिए बस। हाँ, तो वही मतलब इतना जले भुजे हैं कि मतलब इससे लगता है एकदम जैसे मैं खेत जोता है, बिरलाए पड़े हैं, मौका पा जाए बस कहाँ बदनाम करते हैं। जैसे पटीदार हो, रिश्तेदार हो, खानदानी पटीदार, विवाद हो, जमीनी बस, विवाद बस, हो, बस, वैसा निभा रहे हैं जेलसी। बस, वही मतलब सवाल मेरा एकदम- सही था। एकदम- हाँ, एकदम परेशान चल रहे लोग, छपड़ा रहे हैं, कहाँ फंसाते हैं। क्योंकि जब आप सफलता की तरफ बढ़ते हैं तो ऐसे लोग बाधा बनते हैं, जलने वाले, विरोध करने हाँ, वाले। हाँ, तो इन बाधाओं पे रुकना नहीं है, उनको जंप करके आगे बढ़ जाना है। तो ये नीचे रह जाएंगे, कल जहाँ थे वहीं हैं, और कल भी वहीं मिलेंगे और वहीं रहेंगे। हमने आपकी गाड़ियां तो देखी है, आपके रौले को देखा है, आपके मित्रों के समूह को देखा है, आपके समर्थकों को भी देखा है। इन सब के बाद मतलब आपने बढ़िया घर भी बना के रखा होगा। बहुत बड़े घर तो नहीं भाई,
झूठ नहीं बोलेंगे, घर है पर बहुत बढ़िया नहीं है ना, बहुत बड़ा है, छोटा घर है। अच्छी सी गाड़ी है, अच्छा सा घर है। मैं गाड़ी भी बहुत अच्छी नहीं रखा हूँ, गाड़ी छोटी ही है। मैंने देखा अभी आपकी छोटी गाड़ी। इससे भी चलने वाले लोग होंगे। देखिए राजनीतिक जीवन में ये रथ है, बिना इसके आप अधूरे हैं, तो जब ये दुर्लभनाथ रथ चाहिए। तो इससे भी जलते होंगे लोग। क्यों नहीं जलेंगे, जलने जल सकते हैं, जिसके पास नहीं है जलेगा, जिसके पास है वो नहीं जलेगा। तो इसके लिए आप दिल बड़ा करके रखेंगे। बहुत बड़ा दिल है मेरा, बहुत बड़ा दिल है, दिल तड़प मैं सबको माफ कर देता हूँ। कभी मैं किसी के विरोधाभास में न पढ़ता हूँ न किसी के बारे में कुछ बोलता हूँ, सुन के भी अनदेखा कर देता हूँ। आप मेरे बहुत वीडियो देखे होंगे, मैं हमेशा हंसता मिलूंगा आपको हर वीडियो में, तो इसलिए मन चंचल रहता है। नहीं, मन चंचल नहीं रहता है। मन कभी चंचल नहीं रहता है। राजनीति में हमेशा आपको जो है गंभीरता से रहना पड़ता है, परंतु हंसते हुए आप रहेंगे तो जो आगे विरोधी हैं वो भी घबराए रहते हैं, जान नहीं पाते कि हंसने के पीछे का राज क्या है, और राज बताना भी चाहिए। और हम लोग मजबूत लोग हैं, साहस है, साहसी लोग हैं, तो इसलिए क्या करना है, बधाई आती रहेगी, आगे बढ़ना, मंजिल तक पहुंचना है बस। जिस हिसाब से अब तक उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा केसेस जो पेंडिंग है वो प्रयागराज हाई कोर्ट में है, ये बात सही है? ये बात सच है। तो उस हिसाब से आपको ये नहीं लगता कि आपके जितने विवादित मामले हैं उसमें कोई आपसे भी बदला लेने आ सकता है, उस केस को भी फिर पेंडिंग कर दिया जाएगा? हाँ, ये चुनौती रहती है अधिवक्ता के लिए, मेरे लिए नहीं, जितने अधिवक्ता सबके चुनौती रहती है। केस पेंडिंग है, लेकिन वो प्रयास करते हैं जल्दी केस खत्म हो जाए। अब व्यवस्थाएं और बड़ी करनी पड़ेगी। कभी मौका मिलेगा तो मैं प्रदेश के मुखिया से मिलूंगा, तो कहूँगा इस बात को कि आप और कोटे बढ़ाइए। तो इतने पेंडिंग केसेस कैसे सॉल्व होंगे? अभी तो कुछ उस पर वर्क भी चल रहा है, कुछ जजेस बढ़े हुए हैं, और यहाँ से भी रिपोर्ट जाती है हाई कोर्ट से, यहाँ के जो जज हैं बताते रहते हैं अक्सर, और टीम जज बन के आते हैं भी, इसमें कई जज आए भी हुए हैं, तो कहीं ना कुछ अच्छा प्रयास चल रहा है। हर साल कहते हैं कि हमने इतने सारे केसेस को सॉल्व कर दिया, लेकिन ये जो लोक अदालत बैठा के पेंडिंग केसेस के नाम पे चालान वाले केसेस को सॉल्व करना ही क्या केस सॉल्व करना कहलाएगा? लोक अदालत में मुझे लगता है उसमें गलती कोर्ट की नहीं है, बहुत कम लोग जागरूक रहते हैं, आते नहीं मौके पे, उनको कई बार डेट मिलती है, बैंक भी से बैंक का पैसा, बैंक भी काम कर रही है, आप आइए, चालान किस्म सर आप आइए, लेकिन लोग जागरूक नहीं है। लेकिन जो एंडिंग में केवल चालान निपटा के जल्दी से कहा जाता है साल के एंड में कि हाँ हमने इतने सारे केसेस सॉल्व किए, लेकिन जो जरूरी पेंडिंग केसेस हैं वो तो पेंडिंग रह जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सभी केसेस जरूरी है हमारे नजर में, सिर्फ चालान ही जरूरी नहीं, सब केस जरूरी है, सब वो सही मिलना चाहिए। काम करिए आप उस पर, नहीं कि चालान केस है तो आप खर्च कर दीजिए, हर मुकदमे जरूरी है। तो जल्दी सॉल्व हो पाएंगे? हम लोग चाहते हैं जल्दी सॉल्व हो, हमारे इंसान कहीं रुका हुआ है। आपने आपके घर की गाड़ी की बात तो हमने कर लिया, आपने एक बात बोली कि आपकी फीस काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो उस पर एक सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या कोई गरीब तबके का इंसान अगर आपसे मदद लेना चाहे तो फिर वो नहीं ले सकता? फ्री में कर दूंगा, फीस ही नहीं लूंगा, पक्का? पक्का, कागज तक का पैसा नहीं लूंगा। तो ये बात आप SSR मीडिया हाउस पे ऐलान कर रहे हैं? ये वादा कर रहा हूँ भाई, कि अगर वाकई में कोई जरूरतमंद है, शर्त है, ऐसा ना कोई मेरे पास आए और जूता पहना 20,000 रुपए का, नहीं, गरीब आदमी हूँ, नहीं वैसे की बात नहीं कर घड़ी रहा हूँ। पहना 1.5 लाख की, बोलते मैं गरीब आदमी हूँ, डिफाइन करना पड़ेगा। नहीं, अगर जेन्युइनली कोई गरीब इंसान, असहाय इंसान, तो ये वादा कर रहा हूँ मैं, फ्री कर दूंगा, कागज का पैसा नहीं लूंगा। SSR मीडिया हाउस पे पहला ऐलान है, वादा कर रहा हूँ, वादा है आप ये। लोग अगर भेजेंगे तो फ्री में कर दूंगा, एक पैसा नहीं लूंगा। हाँ, लेकिन वो सच में जरूरतमंद होना चाहिए, जरूरतमंद हो, क्योंकि फिर हाँ, वरना ऐसा तो सब लोग लाइन लगा लेंगे कि मैं गरीब ही हूँ। बिल्कुल। छात्र जीवन में ऐसे मामले मेरे पास आए थे, भैया एडमिशन करा दीजिए, बहुत गरीब घर से हैं, देखें तो 20,000 मोबाइल ले रहे हैं। हाँ, तो मोबाइल बेच के एडमिशन ले लेना चाहिए। मोबाइल मत लीजिए ना, मोबाइल हाँ। महंगा, जूता पहने आप जो 7,000 रुपए का, बिल्कुल 5,000 फीस जमा कर रहे हैं, तो पढ़ाई पे आप फोकस नहीं आपका, जो मेरा मानना है। बिल्कुल सही है। चलिए, ये बहुत बड़ी बात इन्होंने SSR मीडिया हाउस के प्लेटफॉर्म के माध्यम से कह दिया है, और इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है आपको। तो आपके साथ बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला। उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा पहला ये पॉडकास्ट नाम था, पहला पॉडकास्ट है, अच्छा लगा, और मुझे लगा कि बहुत टफ होगा, लेकिन आसान सा लगा, आसान लगा, अच्छा भी लगा।
कि आप पूरी मेरी शुभकामनाएं, आप आगे बढ़िए। आप जैसे युवा साथी आएंगे तो हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। हम लोग दूसरे माध्यम है, पत्रकारिता ये भी कह सकते हैं। बिल्कुल। और ये पत्रकारिता देश को मेरा दिशा दे सकती है। तो SSR मीडिया हाउस की टीम के लिए क्या कहना चाहिए? पूरी टीम को शुभकामनाएं, मेहनत करिए, काम करिए ईमानदारी से, सफलता जरूर मिलेगी आप लोग को। जो मेहनत कहीं व्यर्थ नहीं जाता है। आज हो सकता है ये पॉडकास्ट छोटे पे है, कल यहाँ बहुत बड़ी टीम हो। और जिस तरह आप लोग के अंदर ऊर्जा है, प्रेम है, बहुत आगे आप लोग जाएंगे, नो डाउट। ये बहुत बड़ा कैंपस बन जाएगा एक दिन, और मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा। थैंक यू सो पहला अगर मच। आपने पॉडकास्ट किया है तो जहाँ जीवन में रहूँगा, जितना बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी, पर आपसे मिलता जुलता रहूँगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। तो जल्दी हम मिलेंगे किसी खास शख्सियत के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बढ़िया पॉडकास्ट यार, डन डन। बढ़िया हुआ। It was great for our dream. जगह कम है।